सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। हुकूमत अपनी एक साला कारकर्दगी पर खासी खुश है। अपनी कारकर्दगी के बारे में हुकूमत का कहना यह कि वो बड़ी शानदार रही। नादहिंदगी की दहलीज पर खड़े मुल्क को एक साल की कलील मुद्दत में दिवालिया होने से बचाकर इक्तिसादी बहाली की शाहराह पर लाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। हुकूमत मुतमईन है कि महंगाई सुकड़ से मचकर 9 बरसों की सबसे कम शरह पर आ चुकी है। बिजली के निर्ख कम किए जा रहे हैं, शरह सूद कम कर दी गई है। फिच और मोडी समेत आलमी मालियाती इदारे थम्स अप कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम पाकिस्तान को उड़ाकर इक्तिसादी बुलंदी पर ले जाने के लिए तैयार है। फिलहाल इक्तिसादी महाज के चैलेंजेस फौरी नौयत के नहीं है। साथ ही सफारती सतह पर भी कोई खास मसला है और ना ही सियासी सतह पर किसी तूफान के आसार हैं। फिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में बेहतरीन ताल्लुकात दोनों को एक पेज पर साथ दिखाते हैं। और रह गई अदलिया, तो 26वीं तरमीम के बाद वहाँ भी रावी चैन ही चैन लिखता है। अब सिर्फ सियासत का महाज ही ऐसा बचा है जहाँ का मंजर वाजे नहीं है, धुंधला रहा है और गर्द है के बैठने का नाम नहीं ले रही, जिसमें PTI की जानिब से हुकूमत की पहली सालगिरह का मजा किरकिरा करने के लिए सवाबी में जलसे की कोशिश थी। अच्छा, हुकूमत के मुताबिक ये नाकाम रही। PTI की जानिब से सरप्राइज़ की इस कोशिश को हुकूमत जलसे के नाम पर जलसी कहकर मजाक उड़ा रही, यानी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी खाते में नहीं रख रही। लेकिन अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की कोशिशें और इत्तेहादियों के बदलते तेवर हुकूमत के लिए कभी भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इख्तिलाफात भी कम हो गए हैं। मौलाना साहब का कहना है कि वो इन इख्तिलाफात में शिद्दत की कमी का सफ़र जारी रखना चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब को। जी, तो सुना आपने। अब मौलाना साहब एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात के सरबराह हैं जो अपने सियासी कारकुनान को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं और माजी में वो अपनी स्ट्रीट पावर का इजहार भी कर चुके हैं। ये PTI से हाथ मिलाकर हुकूमत के लिए किसी भी वक्त बड़ा चैलेंज या बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। जैसे आज वकला के कुछ ग्रुप्स ने शुरुआत करते हुए भी मैदान में कदम रखा है और इस्लामाबाद में उनकी पुलिस से झड़पें भी हुई। और ये झड़पें ऐसे वक्त में हुई हैं जब मीडिया भी हुकूमत से नाराज़ या नाला है। ये सारी सूरत हाल क्या मंजर तरतीब दे रही है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नासिर भट्ट साहब, मौलाना साहब का ये भी शॉट चलाया था, आपने भी सुना होगा उनकी गुफ्तगू। PTI और JUI के दरमियान जो शिद्दत है वो बढ़ गई थी, अब थोड़ी कम हो रही है। गवर्नमेंट इसे चैलेंज या खतरा समझ रही है अपने लिए आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें मैंने सुनी है। देखें, ये जमहूरी मुल्कों में तो ऐसा बिल्कुल होता है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन स्ट्रांग हो तो हुकूमत के लिए भी एक अच्छी चीज़ होती है कि उसको जो अपनी गलतियां नहीं नजर आती वो अपोजिशन बताती है। फिर वो अगर वो इस तरह की गलतियां जिसपे आप समझते हैं कि हुकूमत फिर उस पर काम भी करती है और उस गलती को ख़त्म भी करती है, उस गलती का अजाला भी करती है। लेकिन बदकिस्मती से जो ये हमें कल्ट मिला है जिसका नाम इमरान खान है, इस पे आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है कि जैसे मैं 2018 में आया था मुझे मुसल्लत किया जाए। उस वक्त तक अच्छा चलता मुल्क, आपने देखा कि जो रजीम आई उसने क्या किया। अभी इतनी मुश्किलों से सब सियासी जमातें जो भी इत्तेहादी हैं, आपको पता है पीपल्स पार्टी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें MQM भी है, जितने सियासी जमातें इकट्ठे होके हुकूमत बनाई और उसमें देखे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। हालात आपके सामने है। 1 साल की कोशिशों से मुझे ये चीज़ की खुशी है कि हम अपने मुल्क को वापस उस तरफ लेके आ गए कि हम कहते हैं ना कि पटरी पे चढ़ा रहे हैं कि फिर हम तरक्की की तरफ जाएं। 2018 का सफ़र जो इस रजीम ने और इसको ला कर ख़त्म किया गया था RTS बंद करके, अब ये आप देखें कि हालात आपके सामने है। अच्छी बात है अपोजिशन इकट्ठी हो, लेकिन मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो इसको सबक दे रहे हैं। ये फिर 2 दिन बाद आप देखेंगे एक फिर अंदर से इतला आएगी कि इमरान ने U-टर्न ले लिया है। जो बंदा सियासी अपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सकता उसने क्या करना है? अवाम के लिए तो वो कुछ नहीं कर रहा। KPK में उसकी हुकूमत है, आप देखें वहाँ क्या हो रहा है, दहशत गर्दी कितनी ज्यादा है। वो इसके लिए भी हुकूमत के साथ नहीं बैठता। तो बात यह है कि अभी जिन हालात से मुल्क गुजर रहा था, हमें ये खुशी है अवाम को बताने में कि हमने वापस जो इसने 4 साल में मुल्क की तबाही की थी, पेट्रोल महंगा हो गया, कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, हर चीज कहाँ तक पहुंच गई। और इस शख्स ने
हुकूमत में होते हुए कभी भी अपोजिशन से बात नहीं की। इसका रवैया है यही। अभी जो हालात हैं आपके सामने है सर, अभी ये लोग ऑपोजिशन है, बट साहब एक मिनट, अभी ये लोग नहीं, ऑपोजिशन है, आप लोग हुकूमत है, लेकिन आप लोगों के भी जो मुज़ाकरात है उसका उन पे किसी करवट नहीं बैठ सका। अब यही गिला इन लोगों को आप लोगों से कि जी आप लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। वो जारी बात है, उनका एक मौक़िफ़ क्लियरली आ चुका है कि सियासी जमातें बैठ के बात करें, और पीटीआई का मौक़िफ़ यही आता है ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी। जब इन लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि जी हुकूमत संजीदगी से हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती। नहीं बात देखें, अब आप देखें पिछले 2 महीने से जब ये मुज़ाकरात बात शुरू हुए, मुज़ाकरात करने लगे, तो उस वक्त भी कई लोग आके ये कहते थे, सियासी लोग कहते थे कि इमरान खान पीछे हट जाएगा, लेकिन हुकूमत ने संजीदगी दिखाई। हमने वो सारी सियासी जमातों के जितने हम इत्तेहादी थे सबका एक एक नुमाइंदा उस कमेटी में शामिल हुआ, और 28 जनवरी आपको पता है डेट रखी गई थी कि हम बैठ के बात करेंगे। 3 दिन पहले इसने ऐलान कर दिया, हमने बस मुज़ाकरात खत्म कर दिया, हम आपसे बात नहीं करते। अगर वो अभी भी अगर वो टेबल पे आ जाता तो उसका ये रवैया है ही नहीं। उसने समझा कि 180 मिलियन पाउंड का जो मेरे ऊपर केस है, जो जिसके लिए उसने वो क्या उसको कहते हैं मलिक रियाज के साथ मिलके जो कुछ किया, और ये इंक्वायरी लंदन में हुई, वहां साबित हुआ कि मलिक रियाज की ब्लैक मनी है, वो पाकिस्तान में पैसा आना था, अवाम का पैसा था। ये अली बाबा चाली चोर वालों ने ड्रामा किया, ये पैसा उन्होंने मलिक रियाज के उस अकाउंट में जमा करा दिया जो उसके ऊपर 480 अरब रुपए जुर्माना था। भाई क्यों किया ऐसा आपने? उसके बदले आपने अल कादर यूनिवर्सिटी की जमीन ले ली, गोगी को जो बाकी फर्क गोगी चली गई है उसने पर निगाला में जमीन ली। बात ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है, अगर वो अपोजिशन का किरदार अदा करे, लेकिन इमरान खान ये नहीं करेगा। अभी भी एक अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि अपोजिशन और हुकूमत अगर वो अपोजिशन इकट्ठे होके हुकूमत से मुज़ाकरात करे तो ये बात जरूर होगी। लेकिन ये बात होनी चाहिए कि जब आप किसी, अब जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में थी, इसके लिए भी अपोजिशन इमरान खान ने हमारे साथ बैठक गवारा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मुल्क में अमन आए। अब हालात आपके सामने है। चले सर, उस साइड का मौक़िफ़ ये आता है कि आप लोग संजीदगी से बात नहीं करना चाहते हैं, उस ये आता है कि पीटीआई वालों से पूछा जाता है कि आप लोग बात नहीं करना चाह रहे, जो नशिस्तें हुई, अदवार हुए मुलाकातों के, तो आप लोग सीरियस नहीं थे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप लोग को आने की भी जल्दी थी, वहाँ से जाने की भी जल्दी थी, तो उन लोग का मौक़िफ़ ये आता है कि आप लोग संजीदा नहीं थे, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो, हुकूमत सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठी होती। बहरहाल पीटीआई का आप लोगों से गिला है। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मौलाना साहब को मनाने गए थे, लेकिन उसके बाद भी माहौल नहीं लग रहा कि मौलाना साहब आपकी बात पूरी तरह से मान रहे हैं। बात ये है कि मैं कहता हूँ कि मौलाना साहब के साथ जो कुछ इस इमरान खान ने किया, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ ये जो कुछ करता रहा, उनकी नकलें उतारता रहा, अब वो इसको बता रहे हैं कि लाइन में खड़े हो जाओ, बताओ। बट सर मैं जानना ये चाह रही हूँ कि चाहे को तो आप लोग जमहूरी पार्टी नहीं मानते, हालांकि एक बड़ी पार्टी है, उसका एक वजूद है, आप लोगों को ये मानना चाहिए। ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह हैं, आप उनकी पॉलिसीज़ पे, उनके दौरे हुकूमत में जो कुछ होता है उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल पार्टी वो है, उनकी एक एग्जिस्टेंस है। चलें, आप लोगों का मौक़िफ़ है कि जी आप उनको जमहूरी तर्ज की पार्टी नहीं मानते, या आप लोग उनको मैच्योर पार्टी नहीं मानते। मैं नून लीग की बात कर रही हूँ, लेकिन मौलाना साहब को तो ज़ीर सियासतदान मानते हैं ना, वो तो जमहूरियत को अच्छी तरह से समझते हैं ना। तो मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर क्या चैलेंज देखते हैं आप अपने लिए? देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि मौलाना साहब, अच्छी बात है कि पीटीआई और मौलाना साहब की पार्टी एक हो जाए, इकट्ठे खड़े हो जाए आप लोगों के खिलाफ। अच्छी बात यह है कि मौलाना इमरान खान को बता रहे हैं कि जो तुम मेरे बारे में कहते थे, आप पीछे लाइन में खड़े हो जाओ, मेरी बातें सुने। मौलाना साहब की बातों से हमें यकीन है कि वो इसके जो गैर जमहूरी रवैये हैं उस पर वो अमल नहीं करेंगे, इसका साथ नहीं लेकिन एक बात है, चले लाइन में अगर खड़े भी हो जाते हैं उनके पीछे एक सेकंड के मान ले, तो फिर नुकसान किसको होगा? नहीं देखे ना, नहीं नुकसान की बात नहीं है। मुल्क जिस हालत में है, मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इतने अरूज पे चली गई है, उसको खत्म करने के लिए हमें अपनी फोर्सेस का साथ देना चाहिए। उसमें हमेशा जब भी कोई बात हुई है तो पीटीआई के जो लोग हैं, चाहे वो वज़ीर आला गंडापुर है, वो बैठा जरूर है पीएम हाउस में। पीएम में जब मुलाकात हुई है, चारों वज़राए आला हैं, बाहर आके उसने ये कहा कि हम नहीं मानते। वो हमेशा मुल्क के साथ इमरान खान को कुछ कर्ज नहीं है, अल्लाह माफ करे, वो कहता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं।
अभी भी यही है। हम जिस दहशतगर्दी में गुजर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है जी, किसने चलें। जेल कौन ठीक ये है जी, सारा कुछ लेके आया? तो ठीक है अभी जी भट्ट हमें साहब। खुशी है कि मौलाना साहब ने अब इमरान खान को अपने पीछे नमाज पढ़ा के तो ये बता देना, हमने भी मौलाना साहब अगर जमहूरी कहते हैं ना कि अमल का वो इसको हिस्सा बना रहे हैं, एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, लेकिन इमरान खान की हिस्ट्री आप देखें, उसने आज नहीं तो कल छलांग लगा के साइड पे हो जाना है कि मैं तो किसी को मानता ही नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत में कहते हैं कि कोई जो हरफ़े आखिर है वो नहीं होता, और आज के हलीफ कल के हरीफ हो सकते हैं, जो कि होता है। और जो कल हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं वो आज हाथों में हाथ डालकर साथ चलते दिखाई भी देते हैं। जैसे JUI और PTI जो कभी मैदान में एक दूसरे के सामने होती थी, आज एक दूसरे के साथ मैदान में आने की बातें कर रही हैं। एक वक्त था कि दोनों जमातों की क़यादत एक दूसरे की सूरत देखने की रवादार नहीं थी, और आज दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पा रहे हैं। दोनों में फासले तेज़ी से कम हो रहे हैं, जिस पर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, और अगर इस अलायंस में मौलाना फजल रहमान साहब अपना वजन डाल देते हैं तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कामरान भाई, ये जो PTI और JUI में दूरियां कम हो रही हैं, जिसके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की इजहार ख्याल किया, उन्होंने कहा कि जी इख्तलाफात इतने होने चाहिए कि इतनी शिद्दत ना हो, शिद्दत को कम करना चाहिए। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। तो क्या ये शिद्दत कम होती हुई में आने वाले वक्त में नजर आ रही है, और हुकूमत को प्रेशराइज करने जा रहे हैं आप लोग? आप देखिए कि वर्किंग रिलेशनशिप हमने उसी दिन कायम करना शुरू कर दिए थे जब इमरान खान साहब को कस्टडी में लिया गया था। हमारा गुड जेस्चर उसी दिन आ गया था, और हमने उसी दिन कह दिया था कि जो शख्स जो है उसको पाबंद सिलासिल कर दिया जाए, उसके साथ हमारी लड़ाई नहीं रहती। ठीक है। और हम उसको दुरुस्त नहीं समझते अगर वो पॉलिटिकली जो है ना उसको कहीं मोटिवेटेड है उसकी अरेस्ट। तो हमने तो अपनी तरफ से उसी दिन जो है ना वो हथियार एक तरफ रख दिए थे, ताकि कोई मजीद जो है ना वो हमारे पार्ट पे कोई ऐसी बात ना हो। मगर इसको जो है वो आप बहुत ज्यादा आगे देखती हैं अगर, तो बहुत ज्यादा आगे देखने के लिए ये मुमकिन है। और दोनों बातें यानी मुमकिन है भी और मुमकिन नहीं भी। अब तक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये बात फॉलो नहीं कर पाया कि ये क्या PTI जो है वो पुराने इत्तेहाद की कोई एक्सटेंशन चाह रही है या वो कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई एडिशन की बात है। अगर उसमें एडिशन की बात है, अगर या फिर नया इत्तेहाद बनना है तो उसका नज़म क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, क्या उस इत्तेहाद के अंदर जो है फिर पार्टियां अपने अपने तौर पे अपने अपने एजेंडे में अमल कर सकेंगी। जैसे फर्ज कर लीजिए कि PTI की तरफ से बाज़ लेटर्स, मैं उनको लव लेटर्स कहूँगा, वो लिखे जाते हैं, तो वो लव लेटर्स जो है ना वो क्या फिर इस तरह से वो कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि मैं फिर शायद एज ए पॉलिटिकल वर्कर पार्टी की पॉलिसी नहीं कह रहा कि मगर इस तरह की खतूत लिखने का कायल नहीं हूँ, या इस तरह की, या जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने पेशावर में मुलाकात की, या मैं उस तरह की मुलाकातों का भी कायल नहीं हूँ। तो अब ये सारी बातें जो है ना वो क्लैरिटी इसमें आनी चाहिए। उसमें जैसी मोमेंट क्लैरिटी आ जाएगी फिर उसके बाद जो है वो यकीनन आगे बढ़ा जा सकता है। मुल्क मुश्किल में है, और मुश्किल जो है वो शुरू होती है इस मुल्क में, मईशत की हो, सियासत की हो, इसके इस्तेकाम की हो, इसमें दहशतगर्दी की हो, उसके सब के पीछे जो है ना वो जब इलेक्शन हमारे रिग होते हैं, जो उसमें जो सबसे बड़ी बुराई की जड़ है वो ये है कि आपका मैंडेट चुरा लेना, बल्कि चुरा ना लेना, बल्कि उस पर डाका डाल देना। इस मुल्क में जब भी जो है ना वो स्टेबल नहीं हुआ, स्टेबिलिटी इसकी ख़राब हुई है, उसका आप देखिए कि वजह क्या है। तो वजह जो है ना आपको ये नज़र आएगी, एक पार्टी को ज़बरदस्ती इंतज़ाम करके या एक से ज़ायद पार्टियों को इंतज़ाम के तहत लाया जाता है, और दूसरी पार्टियां जो है ना फिर उसके मुकाबले में एक मुतारिफ फरीक की शक्ल। कामरान भाई, एक और चीज़, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की, इस मुलाकात के बाद भी आप लोग वहीं पे खड़े हैं कि जो आपके मुतालिबात हैं, और दूसरी बात है कि हुकूमत अभी आए हुए साल भी नहीं हुआ, तो अभी से हुकूमत छोड़ने का उनसे मुतालिबा करना ये जायज़ मुतालिबा है? ये मुतालबा जायज़ ना होता, मगर इसकी एक शर्त है, अगर मैंडेट जेन्युइन होता, अगर मैंडेट जेन्युइन,
अगर हुकूमत जायज़ होती, अगर हुकूमत फॉर्म 47 की है और फॉर्म 45 या दो बनाए गए हैं, या उसकी जो है ना उसमें जो है ना तहरीफ की गई है, किसी ने 26 वोट लिए हैं तो उसको 626 कर दिया, किसी ने 2 वोट लिए हैं तो उसको 502 कर दिया। अगर इस तरह की हरकतों के नतीजे में जो है ना वो असम्बली के मेंबर्स आए हैं और असम्बली के मेंबर्स जो है असम्बली में बैठे हैं, फिर उसके बाद जो ना उनको एक दिन रहना भी जायज़ नहीं है। और अगर फर्ज कर लीजिए कि वो जेन्युइन इलेक्शन के नतीजे में आए हैं तो फिर उनको 4 साल मजीद रहना चाहिए। तो बात वो वाली है जो 47 वाली बात। पहले दिन कहा गया था कि जी इसका ऑडिट करवा लीजिए, इंक्लूडिंग केपी के सब जगहों पे ये ऑडिट अगर आपके सामने हो जाता, अभी तो बहुत सारी उसमें जो है ना बैग्स के अंदर जो है ना नकब लगा ली गई है। अच्छा, यानी फिर अब हम ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस देख रहे हैं अनकरीब? इसके लिए मतलब कुछ चीजें उसकी कुछ चीजों में क्लैरिटी चाहिए। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कामरान भाई, आप कह रहे हैं कि जी ये मैंडेट जाली है, आपको इलेक्शन पे ही शक है, तो फिर उसके लिए आपको और क्या कोई चीज चाहिए? पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि जी बड़ा उनके साथ ज्यादती हुई। जी मुझे पता है। मैं तो फिर आप लोग किस चीज का इंतजार करें अलायंस बनाने के लिए, अगर बनाना है तो? नहीं, वो इसका क्या उसी तरह का अलायंस बनाना है जिस तरह का अलायंस पहले बनाया था, यानी उस अलायंस के नतीजे में एक पार्टी बाहर और दूसरी पार्टी अंदर, और हमारा साइज जो है ना वो 50% रिड्यूस। अगर इसी तरह का अलायंस बनाना है तो फिर जेयूआई को क्या इसका बेनिफिट है ना? वही बात ना थी कि पीडीएम जब बना था तो उसका आप लोगों को वाकई को फायदा नहीं हुआ था ना कि लीड मौलाना साहब ने किया था। हमारी नेशनल असेंबली में 15 सीटें थी, अभी 8 रह गई। यानी कामरान साहब, ये इस बात का मौलाना साहब को, आपकी पूरी पार्टी को बड़ा एहसास है कि ये गलत हुआ था पीडीएम इत्तेहाद जब बना था? पीडीएम हमने जरूरत के तहत ठीक बनाया था, मगर जब उसकी फसल कटने का टाइम आया, जब उसका जेन्युइन जो है ना उसके नतीजे में इलेक्शन का टाइम आया, पहले तो हमने कहा था, ये मौलाना का मौकफ था कि जिस नहीं तो क्या इसका अगर हम जी आप अपनी बात मुकम्मल करें। जरा सुन लीजिए, मैं बात मुकम्मल कर लूं। प्लीज। The moment नो कॉन्फिडेंस कैरी हुआ था, मौलाना ने मेरी मौजूदगी में बिलावल बैठे हुए थे, शहबाज बैठे हुए थे, मैं मौलाना पंजाब हाउस में था शायद ये, ठीक है। मौलाना ने मेरी मौजूदगी में ये कहा कि जी अब हमारा काम खत्म हो गया, यानी अब इसके बाद जो है ना वो इलेक्शन करवाते हैं। अब वो बाकी पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं थी और उसके बाद वो कंटिन्यू करना पड़ा। जाहिर है कि जब पार्लिमानी निज़ाम होगा आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और फिर जब उसमें जो है ना वो नई स्कीम जो है ना वो बनी, उसमें कहा गया कि जी एक मौलाना का साइज भी रिड्यूस किया जाए। और ये बात जो है ना ये कोटेड अनकोटेड किसी के मुंह से जो है ना ये इलेक्शन से पहले आ गई थी और इस बात का मौलाना को भी पता है। तो वो मौलाना का साइज रिड्यूस कर दिया गया और नतीजे में हम 15 से 8 पे आ गए, यानी 50% रिडक्शन। अगर इसी तरह का वो करना है कि 8 के बाद हमने 4 पे जाना है तो फिर जो ना फिर तो हम कामरान भाई, इसके लिए अगर हम आम अल्फाज में बात करें जो आम आवाम को भी समझ जाते हैं, बहुत मुश्किल अल्फाज में ना बात करें, तो यानी PMLN ने आपकी पार्टी करता हूं। बिल्कुल, इसीलिए तो आप बड़े अच्छे लगते हैं हमें कामरान भाई। इसका मतलब है PMLN ने आपकी पार्टी के साथ हाथ कर दिया? देखिए, हाथ हुआ है। अब एक तरफ मौलाना की अपने समाज, यू एग्री, आपने कहा हुआ है, यू एग्री टू दैट? मैं उस देखिए हम उस शिद्दत से जो है ना वो किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। एक तरफ मौलाना के समाजी ताल्लुकात हैं शहबाज साहब से भी और अपना बड़े मियाँ साहब के साथ भी, लेकिन आप कह रहे हाथ हुआ है। मगर आप मेरे मुंह में ना डालिए ना मगर जो है ना, मगर ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। आप इसको हाथ कहें या कुछ और कहें, मगर ये सब कुछ हुआ है। और ये बात जो है मौलाना तक जो है वो पहुंची थी कि मौलाना का साइज जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए। ये बात जब आप तक पहुंची थी, मौलाना साहब तक पहुंची थी, तो तब क्या आप लोगों का एक पार्टी का क्या स्टैंड था? उसके बाद फिर जो कुछ हुआ ये समझ नहीं आ रहा। मौलाना बहुत तहम्मुल वाले आदमी है, मौलाना बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, हमारी तरह जल्दबाज नहीं है। ये फ़र्क है। हम तो उसी वक्त तब गए थे मगर मौलाना ने हजम कर गए थे, इसको डाइजेस्ट कर गए थे। तो ये क्यों हजम कर गए थे, इस बात को डाइजेस्ट क्यों कर गए थे? यानी पहले से पिक्चर क्लियर थी? फिर वो पहले से पिक्चर दो तरह से क्लियर हो गई। एक तो हमारे लिए आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो है जेयूआई के लिए मूवमेंट को तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया था। और दूसरी ये बात किसी के मुंह के हवाले से रिपोर्ट हो गई थी। मगर बाज़ औक़ात समाजी ताल्लुकात जो है वो आड़े आ जाते हैं। जो रवायती लोग होते हैं वो सब इस खुशफहमी में होते हैं कि नहीं हमारी दोस्ती है, हमारा ताल्लुक है, या वैसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो बहरहाल इस बात को नजरअंदाज किया गया था, मगर रिजल्ट फिर वही आया था जिस तरह से समझा गया था या जिस तरह से कन्वे हो गया था उससे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जेयूआई की तरफ से कुर्बानी दी गई?
कुर्बानी नहीं, जानबूझ के तो नहीं दी गई ना। कुर्बानी तो वो होती है कि जाके हमने तो इलेक्शन लड़ा था, मगर इलेक्शन में हमारे लिए जो है ना कुछ ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी गई, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, कि जिसका नतीजा जो है वो बहुत ख़राब हुआ पार्टी के लिए। वो हमको मूवमेंट जो है ना हमारी जो है ना वो कर दी गई। बलूचिस्तान में तो हर हल्का तकरीबन रह गया, 99% आपको जो है ना वो यही सब कुछ मिलेगा, बाकी कोई 1-8% रह गया तो ठीक है। वो तो ये हमारा अच्छा, एक और चीज कामरान भाई, एक और चीज समझ नहीं आ रही। एक मिनट, हमारा नसीब है कि हम पे जो है ना, हम पे इलेक्शन मुसल्लत, हमारे पे इंतजाम मुसल्लत किया जाता है। ठीक है, बलूचिस्तान का शायद जो है ना ये एक पता नहीं क्यों जो है ना हमारे साथ ज्यादती होती है। अच्छा, पीटीआई की जो हुकूमत है केपीके में, वो आपके मुताबिक वो भी जाली है, तो फिर पीटीआई के साथ मिलकर आप लोग इलेक्शन नए का मुतालिबा करेंगे, ये बाकायदा ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनेगा, एक तहरीक चलेगी, ये भी समझ नहीं आ रही। जी, ये बात बिल्कुल हमारी समझ में भी नहीं आती है, और ये बात हमने उनको पहले दिन से कन्वे की थी, और ये बात हम उनको कन्वे करते रहे हैं पहले दिन से, और उनको कहते रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो एग्री भी करते रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम आप अपना ऑडिट तो करवा देना, दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, और हमारा जो है ना हमें पता चल जाएगा कि आपका इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं। पहले शुरू में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, मीडिया पे यही कहते थे। फिर उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, फिर जब पूरे मुल्क में होगा तो फिर करवाएंगे। तो वो एक कंट्रडिक्शन वो भी मौजूद है। ये किनकी बात कर रहे हैं? मैं पीटीआई की साथ बात कर रहा हूँ कि हमारे और उनके दरमियान एक कंट्रडिक्शन ये मौजूद है कि जी हम ये कहते हैं कि जी वो वहाँ का इलेक्शन भी जाली है, और वो ये बात कहते रहे पहले शुरू में कि हम ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बाद फिर उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब पूरे मुल्क में मॉरल ग्राउंड्स पे, फिर मतलब मॉरल ग्राउंड्स पे आप लोग किस तरह एक दोनों इकट्ठे एक पेज पे आकर हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस बनाएंगे, तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे? अब तक इसीलिए चीजें वाजे नहीं हो सकी ना। अब तक हमने सिर्फ इसीलिए वर्किंग रिलेशन जो है ना वो रिस्टोर किया है, जहाँ पे हमारी बारी आई है, जहाँ हम किसी को एतमाद में ले सकते थे, दैट वाज 26th अमेंडमेंट, हमने पूरी तरह एतमाद में रखा। जहाँ पे हमारी बारी थी, जहाँ पे हमारा कोई अपर हैंड था, उसमें हमने उनको ऑन बोर्ड लिया। जहाँ पे उनकी बारी आई, अभी तक जो है ना वो हम फील नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को। तो जब हम फील करेंगे कि वो चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल फेयर हो गई हैं, और इसके नतीजे में जो है ना हमारे साथ वो पहले वाला वाकया नहीं होने जा रहा, तो फिर यकीनन जो है ना वो हम आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है। अच्छा, ये अभी केपीके में ये जो जुनैद अकबर साहब हैं, उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? और वो जो अपनी ही क़यादत को, अपने ही लोगों को, अली मीर गंडापुर साहब को, सबको होम्योपैथिक कह चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था इनकी जानिब से? देखिए, इंसान सारे अच्छे होते हैं, उनका कोई अमल कोई अच्छा होता है, कोई अमल बुरा होता है, तो इसलिए इंसान को किसी बुनियाद पे गेज करना कि वो अच्छा है या बुरा है, ये बुरी बात हो जाती है। किसी अमल को, मैं कोई गिलास तोड़ देता हूँ तो ये अमल बुरा है, मैं गिलास में पानी अगर आपको चाहिए, सियासी किरदार अमल ही हो गया ना। मैं उनकी शख्सियत के बारे में नहीं पूछ रही, मैं कह रही सियासी किरदार, ये फैसला कैसे? मगर ये उनकी पार्टी का अपना मसला है, वो जाने, उनका काम जाने। हम नहीं कहते कि कौन सा उसमें अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी पार्टी के अंदर जो ना ये जो नज़म बना है वो ठीक है या वो नज़म ठीक नहीं है, मगर हम दूसरी की पार्टियों के अंदर जो है ना वो नज़म को किस तरह से डिस्कस करेंगे, कौन सा होम्योपैथिक है और कौन सा गैर होम्योपैथिक। अच्छा, जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, मैं चाहती हूँ उस पर भी आप कॉमेंट कर दें। आप उस पर भी काफ़ी अबूर रखते हैं। ये जो 2 जजेस और पीटीआई की जानिब से बाइकआउट किया गया है, सर अब ये अदलिया के हवाले से भी मेरे लिए बड़ा मोहतरम है। मैं अदलिया का बड़ा रिगार्ड करती हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा अच्छी बात ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसको भी लोग कह रहे थे सियासत ज़दा किया जा रहा है, बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए 26th अमेंडमेंट जब हुई थी, ये जो जुडिशल कमीशन है, ये जो मौजूदा इसकी शक्ल है, ये 26वीं तरमीम के नतीजे में वजूद में आई। अब एक तरफ ये अगेन एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी। एक तरफ जो ना 26th अमेंडमेंट जो है वो खराब है, दूसरी तरफ आप उसके कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तरफ जब वो पार्लिमानी इसमें कमेटी बनी थी जिसमें चीफ जस्टिस का इंतखाब करना था, आप उसका बाइकआउट करते थे। यहाँ पे आप जाके जजेस की सिलेक्शन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जहाँ विद कंसेंट आप कर रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस ये खत्म करनी होगी। आप बताइए ना, अगर 26 अमेंडमेंट खराब थी तो आप उसके नतीजे में बैठे, आप बगैर किसी अपोजिशन के बाकी साथियों को एतमाद में लिए बगैर अपने अपने नाम दे के बैठे, तो ये किस तरह की जो है ना वो है। इसके ऊपर हमारा गिला है, शिकवा भी है उनसे कि भाई आपको ये किस तरह से आपने खुद ब खुद अपने आप को नामित कर लिया।
ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कामना के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे याहिया फरीद साहब। वेलकम बैक नाजरीन। एक जानिब अदलिया पर तनकीद होती है कि जी लाखों मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, साइलिन को दहाइयाँ लग जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी जानिब जब इस हवाले से जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है तो फिर एहतजाज सामने आता है। आज वकला ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती के लिए होने वाले इजलास के खिलाफ ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि रेड जोन में भी घुसने की कोशिश की, जिस पर उनकी पुलिस से झड़प हुई। और इस एहतजाज को हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें सपोर्ट भी कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल ने ये बाकायदा मुश्तरका एलामिया में इस एहतजाज और आज की जाने वाली हड़ताल को यकसर मुस्तरद भी किया। और एलामिया में कहा गया है कि जी वकला बिरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं और जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को यकसर मुस्तरद करते हैं। इस एहतजाज के साथ साथ 2 जज साहिबान ने भी आज इजलास में शिरकत नहीं की, यानी बात बढ़ गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून याहिया फरीद साहब। याहिया साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। याहिया साहब, ये आज की जो पूरी सूरत हाल है, आप बतौर माहिर कानून इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जो पीटीआई के वकला हैं, ये जो आज एहतजाज कर रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में एहतजाज कर रहे हैं? क्या ये कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम वकला के? हम वकला के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो तो बार काउंसिल में है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो तो बड़ा कैटेगोरिकल है। लेकिन लॉयर जो है उसकी जो एक ओथ है वो क्या है? ही इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही हैज टू फॉलो द लॉ। अब एक 26वीं अमेंडमेंट हुई, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट से पास हुई। वो 26वीं अमेंडमेंट जरूर जो है वो चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया, कोई स्टे नहीं आया। तो बीइंग अ लॉयर, ये तो हर वकील का एक ओथ है कि उसने लॉ को फॉलो करना है। तो ये कौन सा एहतजाज है जो ये करने निकले हैं? खास तौर पे एक अमेंडमेंट जो चैलेंज, जो अभी सिर्फ चैलेंज है उसके ऊपर, उसको उड़ाया नहीं गया। तो देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट क्या है? हम टैक्स पेयर्स जो जिनके टैक्स से इनको तनख्वाहें मिलती है, इनका मैंडेट ये है दैट दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो एंड अबाइड बाय द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंटली हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन 26वीं अमेंडमेंट के बाद जुडिशल कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तो और जो आज की मीटिंग हुई है जिसमें 6 जजेस एलिवेट हुए हैं, ये उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हुए। और दूसरी बात देखें, ये फैसला जो आज का था, ये एक अवाम पसंद फैसला है। अवाम को देखें, एक मसला, एक ही चीज चाहिए, वो इंसाफ है। आपकी सुप्रीम कोर्ट अगर तो अपनी पूरी कैपेसिटी में काम नहीं कर रही, तो ये तो एक नाइंसाफी है उन लोगों के लिए जो टैक्स के पैसे दे देकर हुकूमत को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं कि उनको उनके बेसिक फैसिलिटीज मिले। और सबसे बड़ी फैसिलिटी इंसाफ की है। तो आप ये जो वकला है, ये किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? पहला तो सवाल ये उठता है कि झड़पे करना। दूसरी बात ये है, देखें, ये 26वीं अमेंडमेंट चैलेंज हुई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आपके वकला उस चैलेंज के भी सामने प्लीड कर रहे हैं। तो प्लीज काइंडली उन वकला को टाइम तो दें ताकि वो अपना केस आर्ग्यू करे। कल सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस चैलेंज में 26वीं अमेंडमेंट को उड़ा दे या जुडिशल कमीशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, लेकिन एटलीस्ट उस अदलिया के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट तो लेकर आए। तो मेरे ख्याल में ये जो वाकया हमने देखा, ये किसी भी अच्छे लॉयर से ना तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, बिकॉज अगर किसी वकील ने अपनी किताब पढ़ी हो, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये तरीका नहीं है कि आप सड़कों पे निकल आए और आप गुंडागर्दी और डंडे की सियासत चलाना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में मसला सारा ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट है, जिसमें एक पार्लियामेंट है, जिसमें एक स्टेट है, स्टेट अलग ब्रांचेस हैं, शायद उसको हम इतना सियासत के नजरअंदाज कर देते हैं उसको। या मुझे ये बताइएगा कि क्या हाई कोर्ट्स में जजेस का ट्रांसफर पहली बार हुआ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखें, लगता यूं है जैसे किसी जज का बर्थ राइट है कि उसने ये एक पोजीशन लेनी ही लेनी है कि इतने साल गुजार दिए तो चीफ जस्टिस बनना तो मेरा बर्थ राइट है।
लोगों को समझ आ रही और वकला को समझ नहीं आ रही कि देखिए एक शख्स जो पावर में बैठता है, जो एक कुर्सी पे बैठता है, उस कुर्सी का भी एक मैंडेट है, उस कुर्सी पे पहुंचने का भी एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। वो स्ट्रक्चर और सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप उसको चैलेंज ना करते और कुछ अदलिया से ना आ जाए, तो ये हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज है, मेरे पे भी, आप पे भी, सब वकला पे भी, कि आपने उस डिक्टेट को फॉलो करना है। आपके पास लीगल एवेन्यूज हैं लीगल रिड्रेसल के लिए, वो यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, जो चैलेंज ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये सारा प्रोटेस्ट और ये जो लेटरबाजियां हो रही है, किसी को लेटर लिख दो, किसी को लेटर लिख दो, जैसे कोई हेरिडिटरी पोजीशन है। क्या कोई हेरिडिटरी पोजीशन तो नहीं है कि क्योंकि मैं 10 साल रहा हूं तो मैं सबसे सीनियर हूं तो मैं चीफ जस्टिस बनूंगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत एक इंप्रेशन भी दिया जा रहा है, एक बहुत गलत एक बात की जा रही है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, देखें जजेस को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि उनका सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी है इंसाफ देना। हमारा जुडिशल इंडेक्स पे हम सबसे 156 शायद गालिबन हम आते हैं। हमसे तो दुनिया की जो बदतरीन नेशंस हैं इकोनॉमी वाइज भी, सिक्योरिटी वाइज भी, वो इस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। तो जजेस को सबसे पहले अपने काम पे फोकस करना चाहिए, रादर देन कि वो ऐसे चीज़ों में चले जाएं जिसका आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी को इंसाफ चाहिए और इंसाफ का तकाजा यही है कि जजेस जो हैं वो अपने काम, अपने लीगल वर्क, अपने जुडिशल वर्क को फॉलो करें और उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करें। प्रॉब्लम यह है उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर तो हमने कोई खत नहीं देखा कि किसी ने खत लिखा हो चीफ जस्टिस को कि हमारी अदालत में ये कर दिया जाए या हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में ये कर दिया जाए या किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। ऐसा कभी आपने कोई चिट्ठी देखी कभी किसी जज की चीफ जस्टिस को गई हो? क्योंकि सारा फोकस जो है वो यही है कि मैं पोजीशन को होल्ड कर लूं। तो मेरे ख्याल में जब आप पोजीशन को होल्ड करते हैं, अच्छा, दूसरी बात याहिया, आप बतौर सीनियर माहिर कानून इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं कि अदलिया को, जजेस को बड़ा मुनज़्ज़म एक इदारा है। आप ये देखें कि उसको बड़ा एक साजिशी तरीके से, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, कि इतना कंट्रोवर्शियल, इतना मुतनाज़े बना दिया गया कि अब सच झूठ सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसको इतना मुतनाज़े जो बनाया गया, ये इसमें सबसे बड़ा किरदार आपको किसका दिखाई देता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ज़रूर ये कहीं ना कहीं जुडिशल मिसकंडक्ट के अंदर भी आ जाता है कि ये इस तरीके से आप कम्युनिकेशन करो, उस कम्युनिकेशन को पब्लिक भी कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली अवाम का ट्रस्ट जो है वो उन अदालतों पे कैसे होगा अगर अदालतें आपस में ही जो है वो एक टसल के अंदर हो और वो टसल पॉलिटिकल भी हो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी नजर आता है। यानी आप इस बात से एग्री करते हैं कि इसको शदीद मुतनाज़े बना दिया गया है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें एक 26वीं अमेंडमेंट के अंडर एक इख्तियार दिया गया, जैसे आपने कहा कि ट्रांसफर जो है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, होता रहा है। इस्लामाबाद की जो अदालत है, हाई कोर्ट है, वो एक फेडरल कोर्ट है। क्यों नहीं इसमें बलूचिस्तान का जज आ सकता? क्यों नहीं इसमें सिंध का जज आ सकता? लाहौर का क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, या वक्त की कमी है। ठीक है जी, इस पे हम मजीद डिस्कशन भी करते रहेंगे क्योंकि ये अभी रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।